हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे एजुकेशन लोन के ऊपर। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, मतलब कौन कौन लोन ले सकता है। तो सबसे पहले आप सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के, अगर आप इंडिया में लोन ले रहे हैं तो, और आपको 18 प्लस होना चाहिए। अगर आप 18 प्लस नहीं है तो आपके जगह पे आपके पेरेंट्स लोन लेंगे आपके बिहाफ पे। और एप्लीकेंट का बैकग्राउंड जो है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब आपके जो एकेडमिक स्कोर्स हैं 11 12 तक, 10th 12th वो अच्छे होने चाहिए। अच्छे नहीं भी होते हैं तो भी चल जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है इसमें भी। एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर एडमिशन टू रिकग्नाइज फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन कहीं हो चुका है, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जो कोर्स के लिए आप जा रहे हैं अब्रॉड में, ठीक है, वो कोर्स थोड़ी रिकग्नाइज होनी चाहिए, जैसे कि MCI या WHO CFMG, ये सब जगह से रिकग्नाइज होनी चाहिए उनको। अब हम जानते हैं कि आपको कौन से बैंक से लोन लेना चाहिए। क्या वो प्राइवेट बैंक होना चाहिए, क्या वो गवर्नमेंट बैंक होना चाहिए, या फिर वो NBFC होना चाहिए, मतलब जो कि प्राइवेट या फिर आपके गवर्नमेंट में नहीं आते हैं बट वो आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर देखा जाए आपको हमेशा गवर्नमेंट बैंक से ही लोन लेना चाहिए। क्यों? सबसे पहला, इंटरेस्ट रेट वो बहुत लो होता है। हाँ, इसमें तकलीफ बहुत होती है, बहुत भगाते हैं वो आपको, बट आपका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत लो होता है। वहीं अगर देखा जाए प्राइवेट बैंक, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बट आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो इतना हेक्टिक नहीं होता है। और रही बात आपका जो NBFC होता है, यहाँ पे भी आपको इतना हेक्टिक नहीं होता, वो आपको घर आके पूरा प्रोसीजर करके जाते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हाई होता है। तो अब बात करते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स की। सिक्योर लोन क्या होता है और अनसिक्योर लोन क्या होता है? सिक्योर लोन वो होता है जिसमें आप कोलैटरल प्रोवाइड कर रहे हैं। जिनको नहीं पता कोलैटरल क्या होता है, कोलैटरल वो चीज़ होती है जिसे हम हिंदी में गिरवी कहते हैं। मतलब आप अगर लोन ले रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है। और गिरवी में आप क्या क्या रख सकते हैं गिरवी? तो सबसे पहले आप गिरवी अगर रखना चाहते हैं तो आप अपना घर गिरवी रख सकते हैं जिसमें आप रह रहे हैं, ये आता है आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में। और नहीं तो आपके पास अगर कोई दुकान है जो अच्छी खासी जगह पे है, उसको आप गिरवी रख सकते हैं, वो आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी में आता है। और रही बात अगर आप स्टॉक्स में डील करते हैं, आप स्टॉक्स में गिरवी रख सकते हैं। नहीं तो आपका अगर FD है, आप FD को गिरवी रख सकते हैं। नहीं तो ऐसी और भी सारी चीज़ें होती है, जब आप बैंक में जाते हैं तो आपको बता देते हैं क्या क्या चीज़ आप गिरवी रख सकते हैं। बट मोस्टली रेसिडेंशियल प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट, ये सब गिरवी रखा जाता है। तो हम बात कर रहे थे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन की। तो मैं कोलैटरल का आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन आपका वो होता है जिसमें आपको कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आप बिना कोलैटरल दिए आप लोन ले सकते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या होती है? अगर आप बिना कोलैटरल दिए लोन लेते हैं, अगर आप बिना कोलैटरल दिए लोन लेते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो थोड़ा हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू द सिक्योर लोन, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्योर लोन क्या होता है? सिक्योर लोन वो लोन होता है जिसमें आप कोलैटरल दे के लोन ले रहे हैं। मतलब आपने कुछ गिरवी रखा है, चाहे वो रेसिडेंशियल प्लॉट हो, रेसिडेंशियल हाउस हो, या फिर आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, कुछ भी आपने कुछ गिरवी रखा है, फिर आप लोन ले रहे हैं। इसमें आपका इंटरेस्ट रेट भी लो रहता है, ऊपर से आप नेगोशिएट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट रेट। आपका जो सिक्योर लोन में इंटरेस्ट रेट रहता है वो आपका 7 to 9% रहता है। वहीं आपका अनसिक्योर लोन जो रहता है वो आपका 9 to 13%, नहीं तो 11% तक का वैरी करता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे? डॉक्यूमेंट्स में यहाँ दो तरह के होते हैं, एक पर्सनल डॉक्यूमेंट और एक जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो पर्सनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि पर्सनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। आपका नॉर्मल आधार कार्ड और जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरत होते हैं, जो कि आपको मैं स्क्रीन पर दिखा ही रहा हूँ, ये सब लगते हैं। और रही बात यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट में, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट में आपका एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, लोन लेटर रहता है जो कि हम प्रोवाइड कर देते हैं। और जो जितने भी यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं, उसकी टेंशन आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को पूरा करा लीजिए, ठीक है, और ये आप सबका हो जाएगा। बाकी मेक श्योर आप कोई भी यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि वो WHO, MCI, NMC और आपका ECFMG ये सब जगह से रिकग्नाइज हो, क्योंकि जितना ज़्यादा वो रिकग्नाइज होता है यूनिवर्सिटी, उतने ज़्यादा चांसेस है आपको लोन सैंक्शन होने के। अगर आप कोई ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ MCI में लिस्ट नहीं है वो, और आपका WHO में लिस्ट नहीं है, और उसका नामो निशान कहीं पे नहीं है, और आप वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं और आप फिर उम्मीद करते हैं कि बैंक आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर दे, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर आपको प्राइवेट बैंक के पास जाना पड़ता है, फिर आपको NBFC के पास जाना पड़ता है, तो वहाँ भी गारंटी कम है कि आपको लोन मिलेगा करके। इसलिए हमेशा रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी पे जाएँ और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में ही जाएँ, क्योंकि वहाँ भी चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। मान लीजिए 1 से 10 तक का कोई यूनिवर्सिटी है, और रैंकिंग लिस्ट से देखते हैं कि 1 से 10 तक का जो भी रैंक है उसमें टॉप 5 यूनिवर्सिटी में ही आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि उनको लोन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नेक्स्ट 6 to 10 यूनिवर्सिटीज़। मैं आपको एक और बार बताना चाहूँगा, कोई भी अगर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, टॉप यूनिवर्सिटी चूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, आपको जो लोन मिलने के चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और आपने अगर मान लीजिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो उसमें और भी अच्छी बात है, जितना जल्द से जल्द हो सके आप अपना एजुकेशन लोन का जो प्रोसेस है
वो शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। फिर जैसे ही आपका नीट हो जाता है, नीट के बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ आपको रशिया जाना है, आपको इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स नहीं मिल रही है, तो हम तुरंत आपको पूरा आपका एडमिशन लेटर प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि बहुत नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। बैंक वाले इसको ज़रूर मांगते हैं, एडमिशन लेटर देना होता है आपको, इन्विटेशन लेटर, और फिर आपका लोन लेटर। अगर कोई बैंक मांगती है लोन लेटर तो देना होता है वो आपको। तो इसलिए जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना अच्छा है, नहीं तो आपके चांसेस है ईयर वेस्ट होने के। तो मैं आपको बता दूं कि आप टोटल लोन अमाउंट कितना तक ले सकते हैं। आप टोटल लोन 1.5 करोड़ तक ले सकते हैं। बट अगर आप रशिया में MBBS करने जा रहे हैं या फिर यूक्रेन में जा रहे हैं, तो आपको जो मैक्सिमम लोन होता है वो 25 to 30 लाख मैक्सिमम, 6 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए, कोई भी कंट्री आप देख रहे हैं, इतने में हो जाता है। तो मान लीजिए आपने 30 लाख का लोन लिया बैंक से, तो आपको पूरा 30 लाख एज एन लोन नहीं मिलता है, उसमें 90% लोन मिलेगा आपको और 10% आपको अपने यहाँ से देना होता है, ठीक है। और रही बात आप अगर NBFC जाते हैं तो वहाँ पे आप टोटल 100% लोन ले सकते हैं। तो अगर आप 30 लाख का लोन लेते हैं तो उसका 10% जो कि 3 लाख हुआ, 3 लाख आपको अपनी जेब से देना होता है। तो एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो अनसिक्योर्ड लोन होता है वो 7.5 लाख तक आप कोई भी बैंक से ले सकते हैं। अगर आप 7.5 लाख से ऊपर जाते हैं तो आपको कोलैटरल देना ही पड़ता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने जो ये अभी 30 लाख का लोन लिया है, इस पर भी आपको प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी पड़ती है। अब ये प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है, मतलब आप 30 लाख का लोन लिया, प्रोसेसिंग फ़ीस वैरी करती है 1% से लेकर 5% तक। मान लीजिए आपने 30 लाख का लोन लिया और आपको 1% प्रोसेसिंग फ़ीस लग रहा है, दैट इज़ अराउंड 30,000। मतलब आपके 30 लाख के लोन पे आपको 30,000 देना पड़ेगा बैंक को। उसका टेंशन मत लीजिए, वो आपको अलग से देना नहीं पड़ता है। जो बैंक आपको 30 लाख का लोन देती है वो उसी में से डिडक्ट कर देती है। अब बात करते हैं रिपेमेंट पीरियड। जो आपका रिपेमेंट पीरियड होता है वो आपका 15 to 20 ईयर्स तक का वैरी करता है। 15 ईयर्स आपको गवर्नमेंट बैंक्स में देने पड़ते हैं और प्राइवेट बैंक्स में देने पड़ते हैं, जबकि अगर आप NBFC से लेते हैं तो आप 20 ईयर्स तक का टाइम ले सकते हैं। और रही बात, मैं आपको बता दूं, जो टेन्योर होता है उसमें एक मोनेटोरियम पीरियड भी होता है। अब ये मोनेटोरियम पीरियड क्या होता है, मोनेटोरियम पीरियड वो होता है आपका, मान लीजिए आपका 6 साल का MBBS का कोर्स है, तो आपने 6 साल तक का पूरा MBBS का कोर्स किया, उसके बाद एक जो ईयर होता है वो आपको मोनेटोरियम पीरियड मिलता है। मतलब 1 साल में आपको कोई पैसा नहीं देना होता है और ना ही इस साल में आपका इंटरेस्ट रेट लगता है, ठीक है। तो फिर आप ये जो 7th ईयर होता है आपका, 6th ईयर आपका MBBS कंप्लीट हो गया, 7th ईयर का वो ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर आपको 8th ईयर से रिपेमेंट शुरू होती है। 7th ईयर आपको दे देते हैं ताकि आप नौकरी ढूंढें, आप सेटल हो जाएं, ठीक है। फिर आपको जो पैसा होता है वो 8th ईयर से आप रिपे करना शुरू करते हैं। एट लास्ट मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, मेक श्योर कि वो टॉप 5 यूनिवर्सिटी नहीं तो टॉप 7 यूनिवर्सिटी में आए, क्योंकि अगर उसकी रैंकिंग अच्छी नहीं होगी तो उस पर लोन मिलने के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। आप प्रेफर कीजिए रशिया एंड यूक्रेन, क्योंकि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में लोन मिलने का जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एंड मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप जब लोन ले रहे हैं तो आप 2nd ईयर या फिर 3rd ईयर से लोन लें, क्योंकि इससे क्या होता है, क्योंकि 1st ईयर जो होता है आपका वो आपका ज़्यादा लोन रहता है, वो आपका ज़्यादा अमाउंट लगता है, तो उससे क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट होता है, तो इससे आपको ज़्यादा पे करना पड़ जाता है। एट लास्ट ऑफ दी जो आपका एजुकेशन लोन होता है, एट लास्ट उसके आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। वहीं अगर आप 2nd 3rd ईयर से लोन लेते हैं तो आपको जो टोटल अमाउंट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो वो आप ईजिली पे कर सकते हैं। और काफ़ी सारे बच्चे जो हमारे थ्रू जाते हैं, हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप 2nd ईयर से ही लोन लें, बट अगर आप स्टार्टिंग से ही लोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बट यही होता है, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन हेक्टिक हो जाता है।